हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के एक क्रॉप को डिस्कस करेंगे और आज की जो क्रॉप है वो है पैडी यानी ओराजेआ सैटिवा। फ्रेंड्स, एग्रोनॉमी का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। वैसे एग्रोनॉमी से रिलेटेड हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसको हमने एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव नाम के जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मेंशन किया है। बट कल्टीवेशन से रिलेटेड हम ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करें अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा और जिन भी सेमेस्टर्स में ओराजेआ सैटिवा या कह सकते हैं कि पैडी या धान से संबंधित कल्टीवेशन सिलेबस में है, तो वहाँ पर वो स्टूडेंट्स को इस वीडियो लेक्चर से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें, पर स्टार्ट करने से पहले उन सभी साथियों से जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले और आप उससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, जिससे कि नए लोग भी इस वीडियो लेक्चर से जुड़े। आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप जो है इसमें देखिए ओराजेआ सैटिवा यानी धान। तो धान का जो बॉटनिकल नेम है ओराजेआ सैटिवा है, हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है। बीएन मीन साहब का बॉटनिकल नेम या आप इसे साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है वो है ओराजेआ सैटिवा। इसकी जो फैमिली है वो है ग्रैमनी, और इसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, आप इसे पोएसी भी कहते हैं। ग्रैमनी फैमिली को पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र संख्या की बात करें, क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर जो 2n ये डिप्लॉयड जो है आपका 2n = 24 है। तो यहाँ पर आप इसको 2n = कर सकते हैं 24। तो इसमें 24 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन सेंटर की बात करें तो साथियों वो इंडो म्यांमार रीजन है या साउथ ईस्ट एशिया इसका जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया या इंडो म्यांमार रीजन इसका ओरिजिन सेंटर माना जाता है। आगे चलें, सीड ऑफ पैडी की बात करें तो जो पैडी का जो सीड होता है इसे हम कैरियोप्सिस नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है, जो इसके सीड को, इसके बीज को कैरियोप्सिस बॉटनिकल टर्म, जो बॉटनी के टर्म या कह सकते हैं साइंस के टर्म में इसके सीड को कैरियोप्सिस कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें पुष्पक्रम की, तो साथियों इसमें जो पैडी में जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम मीन्स आपका अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडिंकल। जो पुष्पावली वृंत होती है उस पे जो है फ्लावर्स के लगने के जो अरेंजमेंट होते हैं उसे जो है इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो वो पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। टेस्ट वेट की बात करें, जो इसका तो वो 25 ग्राम होता है, 25 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। तो टेस्ट वेट क्या है आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये तो कॉमन आपका पैडी का हुआ, और स्पेशली आप बासमती की बात करें तो बासमती का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 21 ग्राम। आगे चलते हैं, प्रोटीन परसेंट की बात करें तो प्रोटीन परसेंट यूजुअली एवरेज जो है आपका 6 से 7% पाया जाता है पैडी में। लेकिन अनमाइल्ड राइस की बात करें तो अनमाइल्ड राइस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो होता है आपका 7.9% तक पाया जाता है। तो ऐसे नॉर्मल जो पैडी होता है या राइस होता है उसमें 6 से 7% के समथिंग, तो 6 से 7% के बीच में वेरी करता है। और अनमाइल्ड राइस की बात करें तो अनमाइल्ड राइस में आपका 7.9% तक पाया जाता है। फैट की बात करें वसा की, तो वसा जो की मात्रा जो इसमें देखी गई है वो 2 से लेकर 2.5% तक देखी गई है पैडी में। और बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 77 से लेकर 79% तक देखी गई है। आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला जो पॉइंट है वो है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है वेस्ट बंगाल, और मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ पैडी मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है तो वो साथ ही होता है पंजाब में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो वेस्ट बंगाल है, और प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है आपका वो पंजाब आपका नंबर 1 रैंक पे आता है। फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पैडी की जो फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी है वो जगन्नाथ को माना जाता है। तो जगन्नाथ पैडी की या धान की फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी है। रिस्पॉन्सिबल जीन फॉर डॉर्फनेस, बौनेपन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है तो वो क्या है, तो उसका नाम है डियोजियोवुजन। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डियोजियोवुजन जो है रिस्पॉन्सिबल जीन है डॉर्फनेस के लिए, बौनेपन के लिए। आगे चलें, 17 पॉइंट को डिस्कस करें तो ब्रेड इज़ हाइब्रिड वैरायटी डेवलप बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ब्रेड नहीं यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी डेवलप बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट जो यानी पहली जो हाइब्रिड वैरायटी जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है डेवलप की गई तो वो है आपका पीएचबी वैरायटी जो है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई फर्स्ट जो है हाइब्रिड वैरायटी है। तो यहाँ पर ब्रेड ना लिख के फर्स्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर जो है टाइपिंग में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो PHB 71 जो है इसको याद रखिएगा, PHB 71 वो फर्स्ट वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है डेवलप की गई है।
आगे चलें, गोल्डन राइस इज़ रिच इन, जो गोल्डन राइस होता है उसमें अधिक मात्रा में या उसका उच्च सोर्स क्या होता है, तो बीटा कैरोटीन की मात्रा उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, रिच सोर्स होता है बीटा कैरोटीन का। आगे चलें, 19 पॉइंट को डिस्कस करें तो करेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्डन राइस डेवलप एट IARI, और IARI में जो गोल्डन राइस है उसके उसमें उस गोल्डन राइस को जो डेवलप किया गया IARI के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेवलप किया गया गोल्डन राइस, तो उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, उसका कौन सा जो है करेक्टर है, तो साथियों उसमें जो गोल्डन राइस जो डेवलप किया गया IARI के द्वारा वो एक्सेस ऑफ विटामिन ए, उसमें विटामिन ए की अधिकता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलें, डिस्कस करें। तो प्रोटीन ऑफ पैडी कार्ड, जो पैडी का जो प्रोटीन होता है उसे ओराइजिन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओराइजिन कहा जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21 पर, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी इन डपोक मेथड से जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो लगभग कितने दिन का समय लग जाता है, तो 11 से 14 दिन का समय लगता है, और एवरेज रूप में वो 12 डेज होता है, 12 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट आगे चलें, सोइंग टाइम ऑफ अस पैडी, तो जो अस पैडी जो होता है, जो अस, अमन और बोरो, जो 3 जो सीजन है कह सकते हैं कि पैडी कल्टीवेशन की, तो उसमें से जो अस होता है, अस पैडी का सोइंग टाइम क्या होता है, तो अप्रैल मई होता है, कहीं पर मई जून भी लिखा हुआ मिल जाता है। अमन की बात करें, अमन का सोइंग टाइम क्या होता है, तो वो होता है जून और जुलाई, और बोरो का सोइंग टाइम क्या होता है, तो साथ ही होता है नवंबर और दिसंबर, तो तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, मई जून और जून जुलाई और नवंबर दिसंबर, ये इनके सोइंग टाइम हैं अस, अमन और बोरो के। तो हम लोग मतलब जहाँ अभी यूपी के जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर कौन सी जो है पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है, तो हम लोग ये अमन वाले से रिलेटेड हैं, जो पैडी यहाँ पर कल्टीवेट की जाती है तो वो अमन सीजन वाली है। आगे चलें, 25th क्वेश्चन पे डिस्कस करें, तो लॉजिंग डज नॉट अकर इन, तो जो लॉजिंग होता है यानी मतलब फसल किस टाइप वाली फसल जो है गिरती नहीं है, अर्थात उसमें लॉजिंग नहीं पाया जाता है, तो साथ ही वो जो जैपोनिका टाइप की जो राइस होती है उसमें जो है कह सकते हैं कि वो फसल जो है गिरती नहीं है। सीड रेट इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जब हम अपनाते हैं सोइंग के लिए तो उसमें सीड रेट क्या होता है, तो 100 kg पर हेक्टेयर तक सीड रेट माना जाता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। सीड रेट इज़ केप्ट इन द ड्रिल मेथड, जब ड्रिल मेथड अपनाते हैं सोइंग के लिए तो वहाँ पर सीड रेट क्या होता है, तो साथ ही वहाँ पर सीड रेट होता है 60 kg पर हेक्टेयर, 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर माना जाता है सीड रेट किसमें, ड्रिल मेथड में। आगे चलें, 28 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो हाइब्रिड सीड रेट ऑफ पैडी का हाइब्रिड सीड रेट क्या होता है, अगर हाइब्रिड सीड हम यूज करते हैं तो वहाँ पर सीड रेट क्या होगा पैडी का, तो वो होता है 15 kg पर हेक्टेयर, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर माना जाता है। तो याद रखिएगा तीनों ब्रॉडकास्टिंग से ब्रॉडकास्टिंग मेथड से 100 kg और ड्रिल मेथड से 60 kg, और जब हम रखेंगे सीड रेट किसका, हाइब्रिड की बात करेंगे तो हाइब्रिड में 15 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मच इज़ पैडी सीड रेट केप्ट इन डपोक मेथड, डपोक मेथड से जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम सीड रेट कितना रखते हैं, तो 1.5 से लेकर आपका 3 kg पर मीटर स्क्वायर ये रहता है। डपोक मेथड से जब नर्सरी तैयार करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से हम सीड रेट को रखते हैं, 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से सीड रेट रखा जाता है। जय वैरायटी ऑफ पैडी वाज डेवलप बाय हुम, जो जय वैरायटी है वो किसके द्वारा डेवलप की गई, तो कौन से साइंटिस्ट थे या किस एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा डेवलप की गई, तो साथियों डॉक्टर शास्त्री के द्वारा 1968 में डेवलप की गई जय वैरायटी, इसे मिरेकल राइस के नाम से जाना है इंडिया में। तो जय वैरायटी ऑफ पैडी वाज डेवलप बाय डॉक्टर शास्त्री 1968 में डॉक्टर शास्त्री के द्वारा डेवलप किया गया जय वैरायटी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 31, विच हर्बिसाइड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन पैडी फील्ड, तो साथियों पैडी के फील्ड में कौन सा जो है हर्बिसाइड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वो है आपका प्रोपेनॉल, या इसे स्टाम्प F34 के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा प्रोपेनॉल सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो हर्बिसाइड है पैडी में। आगे चले जो है 32nd क्वेश्चन को देखें, तो हल इस कॉम्बिनेशन आप जो हल होता है मतलब जो कैसे जिसे आप कहते हैं कि उसका भूसी कहते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन किसका होता है, तो वो लेमा और पेलिया को मिला करके हल बनता है, ठीक है। तो जो भूसी होती है वो लेमा और पेलिया का जो एसोसिएशन होता है, लेमा प्लस पेलिया को मिला करके एसोसिएशन होता है हल। तो लेमा और पेलिया क्या है, तो बच्चों को सब पता है, अगर नहीं पता है तो इसके लिए हम जब इसका बॉटनिकल जब डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। नेक्स्ट आगे चलें 33rd क्वेश्चन पर, तो राइस इज़ ए टाइप ऑफ प्लांट, राइस किस प्रकार का प्लांट है, तो साथियों राइस जो है सेल्फ पॉलिनेटेड है और साथ ही साथ शॉर्ट डे प्लांट है, ये आपका स्वपरागित फसल है और साथ ही साथ जो है शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आती है राइस। SRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI का फुल फॉर्म होता है, SRI का जो पूरा नाम है वो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 हो 1983 1983 में हु हैड डेवलप दिस सिस्टम इन मेडागास्कर। तो SRI जो सिस्टम है जिसको 1983 में डेवलप किया गया था, तो कहाँ पर डेवलप किया गया था, तो कहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि किसने डेवलप किया था। मेडागास्कर में सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया था 1983 में, लेकिन किसके द्वारा डेवलप किया गया पूछ रहा है। तो ये डेवलप किया गया था फ्रेंच जेसूट के द्वारा, ठीक है, फ्रेंच जेसूट के द्वारा डेवलप किया गया था 1983 में मेडागास्कर में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन पर, नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड इन राइस फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 1 हेक्टेयर इन डपोग मेथड। जब डपोग मेथड से हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो नर्सरी एरिया कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो 25 से लेकर 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर के लिए अगर आप डपोग मेथड से नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से लेकर 30 मीटर स्क्वायर जो है एरिया की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे चलें 37 क्वेश्चन पर, नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड इन राइस फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के ट्रांसप्लांटिंग मतलब 1 हेक्टेयर में अगर आप पैडी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितने एरिया, कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी, किस मेथड से, वो है आपका, तो नॉर्मल तरीका पूछ रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड से। कोई विशेष मतलब यहाँ पर कोई इंडिविजुअल कोई पार्टिकुलर जो है नर्सरी मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपका नॉर्मल होता है तो उसी बात कर रहे हैं। तो लगभग आपका 1000 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है, इतना एरिया चाहिए। अगर 1 हेक्टेयर पैडी की ट्रांसप्लांट मतलब 1 हेक्टेयर में पैडी ट्रांसप्लांट करना है तो लगभग 1000 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है। अगर स्पेशली की बात करें डपोक की तो वहाँ पर 25 से 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया वहाँ पर कम हो जाता है। आगे चलें 38 नंबर क्वेश्चन पर, तो हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ राइस ग्रेन बिफोर माइलिंग कॉल्ड इज। हाइड्रोथर्मल जो ट्रीटमेंट किया जाता है राइस का माइलिंग के पहले, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पर बॉयलिंग, ठीक है, वो कहलाता है पर बॉयलिंग। मिलिंग के पहले मतलब मिल में उसको ले जाने से पहले जो उसका हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, राइस का हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट मिलिंग के पहले क्या कहलाता है, उसे पर बॉयलिंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, दो पर बॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व विच विटामिन। जो पर बॉइलिंग की जाती है मिलिंग के पहले तो वो किस प्रकार की विटामिन को, वह कौन सी विटामिन को कंजर्व करती है, तो वो विटामिन B12 को कंजर्व कर लेती है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 40 पे चलें, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इन राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन में जो पडलिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, तो साथियों ये कंट्रोल करता है वीड्स को, रिड्यूस वाटर लॉसेस को रिड्यूस करता है, मतलब जल की जो है जल जो है आपका उसकी जो है मतलब एक प्रकार से जल जो होता है वो रिटेन करने लगता है, एंड इंक्रीज न्यूट्रिएंट एवेबिलिटी, और साथ ही ये न्यूट्रिएंट्स की एवेबिलिटी या न्यूट्रिएंट की उपलब्धता को भी इंक्रीज करता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 41 पे, तो तीन प्रकार के जो है ऑब्जेक्टिव हैं इसके, कंट्रोल वीड्स, रिड्यूस वाटर लॉसेस एंड इंक्रीज न्यूट्रिएंट एवेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 पे डिस्कस करें, द गैस एमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड इज। तो राइस के फील्ड से जो गैस जो उत्सर्जित होती है तो वो कौन सी गैस है, तो साथियों वो गैस है CH4, जो मेथेन गैस होती है वो इसके द्वारा मतलब इस फील्ड से उत्सर्जित होती है, इमिटेड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड बाई। तो नाइट्रोजन लॉसेस सबसे ज़्यादा राइस फील्ड से किस मेथड से होती है, तो वो होती है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, विच नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर द राइस कल्टिवेशन। तो कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो राइस कल्टिवेशन के लिए सुटेबल होता है, तो साथियों अमोनियम सल्फेट जो है राइस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल फर्टिलाइजर माना जाता है। कौन सा फर्टिलाइजर है, कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 44, सुटेबल बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस फील्ड। राइस फील्ड के लिए सुटेबल बायो फर्टिलाइजर क्या है, तो वो है एजोला को माना जाता है जो है सुटेबल बायो फर्टिलाइजर राइस के लिए, एजोला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस डेवलप बाय यूजिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो CMS यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को उपयोग करके पहली जो राइस की हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई तो वो कहाँ पर बनाई गई थी, तो साथियों बनाई गई थी चाइना में, 1970 में बनाई गई थी, 1970 में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46, द राइस वैरायटी कॉल्ड मिरेकल राइस इन वर्ल्ड इज। तो मिरेकल राइस के रूप में विश्व में किस धान की वैरायटी को जाना जाता है, तो साथियों वो है IR8 को विश्व स्तर पे जो है मिरेकल राइस के रूप में जाना जाता है। और अगर इसी को बात करें इंडिया में तो विच राइस वैरायटी नॉन मिरेकल राइस इन इंडिया, तो वो है जया। तो वर्ल्ड लेवल पे IR8 को माना जाता है, और अगर इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया में जया को माना जाता है मिरेकल राइस के रूप में। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर इन राइस कल्टीवेशन।
तो राइस कल्टीवेशन में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या है वाटर की? तो वाटर के लिए क्रिटिकल स्टेज राइस में कौन सी है? तो साथियों वो है बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज मतलब जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं तो वो स्टेज जो है राइस में जो है वाटर के लिए क्रिटिकल स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 49, राइस क्रॉप रिक्वायर्ड हाउ मच रेनफॉल फॉर बेटर यील्ड? तो बेहतर उत्पादन के लिए, बेहतर उपज के लिए कितना जो है रेनफॉल की आवश्यकता होती है राइस में? तो साथियों वो 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर जब वर्षा हो जाती है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा राइस के बेटर यील्ड के लिए अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रूट सिस्टम ऑफ राइस इज, राइस का जो रूट सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो साथी होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, या एडवेंचरस रूट सिस्टम कह सकते हैं, जो कि ये जो है आपका मोनोकार्टिलेडनस प्लांट है, ठीक है, एक बीजपत्री पौधा है, इसलिए इसमें आपका फाइब्रस टाइप का रूट सिस्टम पाया जाता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 51 पर। इंडिका या सब स्पीसीज ऑफ ओराइजा सैटिवा राइस इज़ ग्रोन इन, इंडिका जो है कहाँ पर ग्रोन की जाती है? तो साथियों नाम से ही इसके इंडिकेट हो रहा है कि इंडिका जो है आपका इंडिया से संबंधित है। जैपोनिका इज़ रेफरेंस, जैपोनिका इज़ इंडिकेट्स जापान, जैपोनिका जो है आपका जापान को कंसिडर कर रही है, जापान को इंडिकेट कर रही है। और जवानिका की बात करें तो जवानिका इंडोनेशिया से संबंधित है। तो इंडिका जो सब स्पीसीज़ है आपका ओराइजा सैटिवा की, वो इंडिया में कल्टिवेट की जाती है स्पेशली, और जो जापान का है वो आपका जापान में स्पेशली इसका कल्टीवेशन किया जाता है, और जो जवानी का है वो इंडोनेशिया से संबंधित है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 54। तो विच राइस वैरायटी सुटेबल फॉर वाटर लॉक कंडीशन? तो कौन सी राइस की वैरायटी है जो वाटर लॉक कंडीशंस के लिए अच्छी मानी जाती है? तो वो है आपका जलमग्ना। सेलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ राइस इज, राइस की सेलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है? तो लूनीश्री NIR8 ये वैरायटियाँ जो है मानी जाती हैं सेलिनिटी टॉलरेंट, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर। विच वैरायटी ऑफ राइस बेस्ट फॉर डायरेक्ट सोइंग, डायरेक्ट सोइंग के लिए कौन सी अच्छी वैरायटियाँ मानी जाती हैं राइस की? तो बाला और कावेरी को अच्छी वैरायटी के रूप में माना जाता है जब डायरेक्ट सोइंग की जाती है। तो डायरेक्ट सोइंग में बाला और कावेरी अच्छी वैरायटी मानी जाती हैं। फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर राइस फील्ड, राइस फील्ड के लिए NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और जो पोटास होता है इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? और प्लस जेड यानी आपका जिंक की भी बात की गई यहाँ पर। तो साथियों NPK 120, 60 और 40 का रेशियो होता है, और 25 जो है आपका ये जेड है, आपका जिंक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NPK आपका 120, 60, 40 और 25 जो है आपका जेड यानी जिंक का है। एकॉची डिजीज़ ऑफ राइस ड्यू टू, जो एकॉची डिजीज़ होती है राइस की वो किसके कारण से होती है? तो साथ ही होती है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, H2S की टॉक्सिसिटी के कारण होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण ये डिजीज़ जो होती है एकॉची डिजीज़। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। विच आर किलर डिजीज़ ऑफ राइस, राइस की कौन सी बीमारी है जिसे किलर डिजीज़ के रूप में जाना जाता है? तो बैक्टीरियल ब्लाइट एंड टोंग्रो डिजीज़ एंड बैक्टीरियल ब्लाइट ये राइस की किलर डिजीज़ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं पैडी के क्रॉप को। आगे चलें, खैरा डिजीज़ ऑफ राइस इन नर्सरी ड्यू टू, नर्सरी में जो खैरा डिजीज़ होती है वो किसके कारण हो जाती है? तो वो होती है जिंक के कारण, और इसको सबसे पहले देखा गया था IR8 जो वैरायटी है, जिसे मिरेकल राइस के रूप में जाना जाता है वर्ल्ड में। तो IR8 में फर्स्ट टाइम जेडियन यानी आपका जिंक को माना गया था कि जिंक जो है, जिंक की कमी हो जाने से खैरा डिजीज़ हो जाती है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो वाइट आई ऑफ राइस इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो राइस की जो वाइट आई जो डिजीज़ है वो किसके कारण से हो जाती है? तो वो आयरन की कमी से हो जाती है, या डिफिशियंसी की आयरन की डिफिशियंसी से वाइट आई ऑफ राइस नाम की जो है डिजीज़ हो जाती है। लूनीश्री इज़ ए वैरायटी ऑफ, लूनीश्री कौन सी वैरायटी है, मतलब किस प्रकार की वैरायटी है? तो लूनीश्री एक प्रकार की सुपर राइस वैरायटी है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 63 पर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड ऑन रूट सरफेस ऑफ राइस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो रूट सरफेस पर राइस के पाए जाते हैं। तो कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो साथियों वो है एजोस्पेरिलम, ठीक है। एजोस्पाइरिलम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। आगे चले, रूट सरफेस पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम एजोस्पाइरिलम याद रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड ऑन रूट सिस्टम ऑफ राइस, राइस के रूट सरफेस पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम एजोस्पाइरिलम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एजोस्पाइरिलम जो है वो नाइट्रोजन के रूट सरफेस पर पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, एजोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 64। वाइडली यूज्ड नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर इन राइस, तो राइस में सबसे मतलब अधिक मात्रा में यूज किया जाने वाला जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो है
राइस में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाने वाला नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र है वो अमोनियम सल्फेट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65, ओल्डेस्ट एन फर्टिलाइजर बेस्ट फॉर टॉप ड्रेसिंग इन राइस। तो राइस में जो सबसे प्राचीन काल से, बहुत समय से जो प्रयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बैक्टीरिया, बार बार टर्म यूज हो रहा है, तो मतलब बहुत समय पहले से, या ओल्डेस्ट जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो कि धान में जो है क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में यूज किया जाता है, तो वो साथियों फिर से वही नाम रिपीट हो रहा है, वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में यहाँ पर जो है इसकी जो है कंपोनेंट्स को भी बताया गया है। इसमें अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन और 24.2% इसमें सल्फर की मात्रा होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। नॉर्मली राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट। नॉर्मली जो राइस का जो प्लांट होता है वो कब कितने दिनों बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो 21 से 25 दिन के बाद आप जब आप सोइंग कर रहे हैं तो सोइंग के 21 से 25 दिन बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस इज़ अराउंड। तो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जो है राइस में लगभग कितने प्रतिशत होती है, तो वो होती है 30 से लेकर 40%। 30 से 40% जो है नाइट्रोजन की इफिशियंसी जो है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी पाई जाती है राइस में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68, पॉलिश परसेंटेज ऑफ राइस। तो राइस में पॉलिश का परसेंट कितना होता है, तो साथियों होता है 2%, ठीक है, 2% पाया जाता है पॉलिश परसेंट। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस कितना होता है, वो होता है 70 से 75%, ठीक है, हलिंग परसेंटेज 70 से 75% तक पाया जाता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मच परसेंटेज ऑफ राइस ग्रोन आउट ऑफ एशिया। तो एशिया के बाहर कितने प्रतिशत जो है राइस जो है एक प्रकार से कल्टीवेट किया जाता है, तो केवल 10%, ठीक है। तो 90% जो है धान की खेती जो है एशिया में ही होती है, एशिया के बाहर केवल 10% जो है धान की खेती की जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है डोमिनेट करता है एशिया राइस कल्टीवेशन में। क्वेश्चन नंबर 71 पर, बेस्ट पीएच फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो राइस की कल्टीवेशन के लिए जो अच्छा माना जाने वाला पीएच है वो 4 से 6 के बीच में जो पीएच होता है, तो वो अच्छा पीएच माना जाता है राइस की कल्टीवेशन के लिए। पडलर एंड पडलिंग इज रिलेटेड टू। पडलर और पडलिंग किससे संबंधित हैं, तो साथियों पडलर और पडलिंग जो प्रोसेस हैं ये राइस से संबंधित हैं। एसिड टॉलरेंट क्रॉप इज। एसिड टॉलरेंट क्रॉप के रूप में किसे माना जाता है, तो साथियों राइस को ही एसिड टॉलरेंट क्रॉप के रूप में भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ राइस इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो है अपनाया जाने वाला जो क्रॉपिंग पैटर्न है, तो वो कौन सा है राइस का, तो वो है आपका राइस के साथ वीट, ठीक है। राइस और वीट ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला क्रॉपिंग पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 75, चेज़मोगेमी वाज फाउंड इन। तो चेज़मोगेमी कहाँ पाया जाता है, तो राइस मग एंड ओट, ठीक है। राइस मग नहीं भाई, मूंग होना चाहिए, यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए हैं। तो चेज़मोगेमी जो पाया जाता है, चेज़मोगेमी क्या है, एक कलर की फ्लावरिंग जो है, फ्लावर की एक अरेंजमेंट होती है, तो उसको बताएंगे चेज़मोगेमी क्या होता है जब प्लांट ब्रीडिंग में आपको पढ़ाएंगे। तो चेज़मोगेमी कहाँ पर पाया जाता है, चेज़मोगेमी राइस में पाया जाता है, मूंग में और ओट में। C3 पाथवे फाउंड इन। C3 पाथवे किन किन में पाया जाता है, तो कुछ क्रॉप्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसमें से आपकी राइस भी है, वीट है और पी है। राइस, वीट और पी ये C3 पाथवे वाले प्लांट होते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 77 पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाई विच ब्लू ग्रीन एल्गी। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है राइस के फील्ड में किस प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा किया जाता है, तो वो साथियों एजोला है, इसको हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ पैडी। तो पैडी की कल्टिवेटेड स्पीसीज कौन कौन सी हैं, तो पैडी की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो वाइल्ड वाली हैं, और जो कल्टिवेटेड हैं, कल्टिवेटेड केवल 2 हैं, वो कौन कौन सी हैं, ओराइजा साइटाइवा और ओराइजा ग्लैबेरिमा। तो ये दो स्पीसीज जो है आपका इसकी कल्टिवेटेड है, ओराइजा साइटाइवा एंड ओराइजा ग्लैबेरिमा, याद रखिएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 79, सोइंग ऑफ पैडी इन अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इज इन अगस्त एंड सितंबर इज कॉल्ड ऑटम और प्री मानसून खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो इस यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए हैं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। सोइंग ऑफ पैडी इन अप्रैल में सोइंग की जा रही है, एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त एंड सितंबर, और उसको अगस्त और सितंबर में इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार की हम क्रॉप को क्या कहेंगे, तो ये ऑटम वाली क्रॉप है, या इसे आप प्री मानसून खरीफ क्रॉप भी कह सकते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 80 पर, टिप बर्न ऑफ राइस। राइस का जो टिप बर्न है ये किसके कारण होता है, तो ये हो जाता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण एंड एक्सेस ऑफ जिंक। जिंक की अधिकता के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण और जिंक की अधिकता के कारण टिप बर्न ऑफ राइस हो जाता है।
आगे चलें क्वेश्चन नंबर 81 पर। एरोमा इन राइस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो धान में जो है जो उसकी सुगंध का कारण जो होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो डाई एसिटिल 1 प्रोपेलिन, ठीक है, याद रखिएगा, डाई एसिटिल या डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन या प्रोपेलिन जो भी कहना चाहिए आपसे, तो डाई एसिटाइल एंड 1 प्रोपेलिन, ये इसकी वजह से, इस केमिकल की वजह से, इस पिगमेंट की वजह से कह सकते हैं कि पाया जाता है क्या, एरोमा होता है, इसमें सुगंध होती है। धान में जो सेंटेड राइस वैरायटीज़ होती हैं तो वो किसकी वजह से होती हैं, तो उसमें सुगंध का क्या कारण होता है? तो साथियों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो है डाइएसिटाइल 1 प्रोपेलेन, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 82 पर। मोस्ट डोमिनेटेड वीड स्पीसीज इन राइस फील्ड इज़। तो राइस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड वीड स्पीसीज़ है वो कौन सी है? तो इचाइनोचोला स्पीसीज़, ठीक है, इचाइनोचोला स्पीसीज़, ये ऐप करके लिखा है, ये स्पीसीज़ होना चाहिए। आगे चलें 83 क्वेश्चंस पर। कॉमन हर्बिसाइड यूज इन राइस क्रॉप फील्ड। कॉमन हर्बिसाइड जो राइस के फील्ड में यूज किया जाता है तो वो साथियों कौन सा है? तो वो है एनिलोफास एंड बुटाक्लोर। एनिलोफास एंड बुटाक्लोर जो कॉमनली यूज किए जाने वाले हर्बिसाइड हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 की द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड अडॉप्टेड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ये फिर से हो गया, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो राइस एंड वीट जो है ये क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इंडिया में। इरीगेशन मेथड सुटेबल फॉर लो लैंड राइस एंड जूट। तो लो लैंड राइस और जूट के लिए कौन सा इरीगेशन मेथड अपनाया जाता है? तो साथियों वो अपनाया जाता है फ्लडिंग मेथड, ठीक है, फ्लडिंग मेथड इसमें अपनाया जाता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो द ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस इज़। राइस की जो ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन कौन सी हैं? तो साथियों वो तुलसी और IR64, ठीक है, ये दो वैरायटियाँ जो है ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं राइस की। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 है द डीप वाटर राइस आर। तो राइस की डीप वाटर वैरायटियाँ कौन सी हैं, मतलब जो गहरे जल वाली राइस की कौन कौन सी वैरायटियाँ मानी जाती हैं? तो इसमें हमने दो वैरायटियों के यहाँ पर नाम लिखा है, पंकज और जगन्नाथ, ठीक है, पंकज और जगन्नाथ ये डीप वाटर की राइस की वैरायटियाँ हैं, मतलब गहरे जल वाली धान की वैरायटियाँ हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 88। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइस वैरायटी सुटेबल फॉर सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल के लिए जो सुटेबल वैरायटी कौन कौन सी मानी जाती हैं? तो कुछ वैरायटियों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जैसे CSR10 और CSR13 और CSR27। तो CSR सीरीज़ की वैरायटी हैं CSR10, 13 और 27। तो CSR10, CSR13 एंड CSR27 ये कुछ वैरायटियाँ हैं जो सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल के लिए रेजिस्टेंट है, कह सकते हैं, ठीक है, उसके लिए सुटेबल हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 89 द सीड वैरायटीज़ ऑफ राइस विच हैज़ नो सीड डॉर्मेंसी। तो राइस की कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनमें कोई सीड डॉर्मेंसी नहीं पाई जाती है। तो कौन सी वैरायटियाँ हैं? तो एक वैरायटी का यहाँ पर नाम हमने डिस्कस किया है IR50 ऐसी सीड की वैरायटी है, राइस सीड की ऐसी वैरायटी है, राइस की एक ऐसी वैरायटी है IR50 जिसमें कोई भी सीड डॉर्मेंसी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ राइस इज़ डेवलप बाय यूजिंग GMS एंड CGMS। हाइब्रिड वैरायटी जो राइस की जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं वो किसके द्वारा या कौन से मेथड को इस्तेमाल करके जो है डेवलप की जाती हैं? तो GMS एंड CGMS। GMS का मतलब क्या है? जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, ये दो मेथड हैं जिससे हाइब्रिड वैरायटीज़ जो है डेवलप की जाती हैं, किसकी? राइस की। तो राइस की हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की जाती हैं GMS एंड CGMS के द्वारा, जो है जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी के द्वारा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 91 पर। फर्स्ट इंटरवराइटल क्रॉस वैरायटी ऑफ राइस। तो फर्स्ट इंटरवराइटल क्रॉस वैरायटी ऑफ राइस कौन सी है? तो वो जया है, और जया किसकी इंटरवराइटल क्रॉस है? तो वो है आपका TN1 और आपका T141, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरवराइटल क्रॉस वैरायटी राइस की फर्स्ट इंटरवराइटल क्रॉस वैरायटी जया, और ये क्रॉस वैरायटी है आपका TN1 और आपका T141। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 92 द गालमीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस इज़। राइस की गालमीज रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी हैं? तो फाल्गुना, सुरेखा और सुरक्षा, ये कुछ वैरायटी हैं जो गालमीज रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। गालमीज रेजिस्टेंट वैरायटी राइस की कौन कौन सी? फाल्गुना, सुरेखा और सुरक्षा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, चलिए आगे चलते हैं, रेस्ट नहीं करेंगे। 93 फर्स्ट राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो इंडिया में जो है मतलब इंट्रोडक्शन के द्वारा कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन के द्वारा इंडिया में फर्स्ट वैरायटी कौन सी इंट्रोड्यूस की गई? तो IR8 है। IR8 जब आप पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में जो है हाइब्रिडेशन मेथड
सॉरी हाइब्रिडेशन मेथड नहीं, ब्रीडिंग मेथड। तो ब्रीडिंग मेथड में आप क्रॉप इंप्रूवमेंट जब पढ़ेंगे, क्रॉप इंप्रूवमेंट में आप एक क्रॉप इंप्रूवमेंट का एक मेथड ये भी पढ़ेंगे आप, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के द्वारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी कौन सी है इंडिया में, तो वो है IR8 और इसको 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे चलें, फर्स्ट डेवलप राइस वैरायटी। तो पहली राइस की वैरायटी जो डेवलप की गई थी तो वो है TN1। TN1 जो है धान की पहली डेवलप वैरायटी है, TN1। 95 नंबर क्वेश्चन को देखें, द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ड्वार्फ ऑफ राइस हैज़ बीन डेवलप बाई IARI। तो IAR के द्वारा विश्व की पहली जो है हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी विकसित की गई। तो क्या नाम है उसका, तो वो है पूसा बासमती। पूसा बासमती IARI के द्वारा डेवलप की गई हाई यील्डिंग वैरायटी है और ये ड्वार्फ वैरायटी है। तो क्या नाम है उसका, पूसा बासमती। ऑयल कंटेंट इन पैरबॉइल्ड राइस ब्रान। तो राइस ब्रान में जो पर बॉइल्ड राइस ब्रान है उसमें ऑयल का कंटेंट कितना होता है, तो वो होता है 20 से लेकर 28% तक। ठीक है, 20 से 28% तक जो है पर बॉइल्ड राइस ब्रान में ऑयल कंटेंट पाया जाता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 97 पर। ऑयल कंटेंट इन राइस रा राइस ब्रान। अभी पर बॉइल्ड राइस ब्रान की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं रा राइस ब्रान की। तो उसमें होता है 12 से लेकर 18% तक। उसमें 20 से 28 था, इसमें है 12 से 18% तक। तो जो रा राइस ब्रान है उसमें 12 से 18% तक, और जो पर बॉइल्ड राइस ब्रान है उसमें 20 से 28% तक पाया जाता है ऑयल कंटेंट। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 98 पर। ऑयल कंटेंट इन डीकॉइल्ड राइस ब्रान। तो डीकॉइल्ड राइस ब्रान में कितना ऑयल का कंटेंट होता है, तो वो होता है 1 से 3% तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बल्क डेंसिटी ड्यू टू पडलिंग। पडलिंग के कारण बल्क डेंसिटी में क्या इफेक्ट होता है, तो साथियों जो बल्क डेंसिटी होती है पडलिंग के कारण इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ मच परसेंटेज सिल्का कंटेंट इन राइस हस्क। तो राइस का जो हस्क होता है उसमें सिल्का का कंटेंट कितना होता है, तो 15 से लेकर 18% तक सिल्का कंटेंट पाया जाता है राइस हस्क में। क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ राइस। राइस का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना पाया जाता है, तो वो होता है 0.4%। ठीक है, 0.4% पाया जाता है हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ राइस। राइस का जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, कटाई सूचकांक, वो होता है 0.4% या कह सकते हैं 0.4%। क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्वेश्चन को। हाउ मच वाटर डेप्थ शुड बी एट द टाइम ऑफ पडलिंग। पडलिंग के समय कितनी जो है वाटर की गहराई होनी चाहिए, मतलब कितने सेंटीमीटर जो है वाटर की डेप्थ या गहराई होनी चाहिए, तो 2.5 सेंटीमीटर जो है खेत में जो है पानी होना चाहिए पडलिंग के समय। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर क्वेश्चन पर। ऑप्टिमम एज फॉर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के समय जो प्लांट है, प्लांट की क्या एज होनी चाहिए, कौन सी अवस्था होनी चाहिए, तो पौधे में जो है जो प्लांट है, यानी जो पैडी का जो प्लांट है उसमें लगभग कम से कम 4 पत्तियां हो जानी चाहिए, 4 पत्तियों वाली अवस्था में होना चाहिए उसे। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर क्वेश्चन को। हाउ मैनी डेज शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होती हैं वो कितने दिनों तक की होती हैं, लगभग, तो लगभग 120 दिन तक होना चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी को धान की। क्वेश्चन नंबर 105, 105 नंबर क्वेश्चन के। मीडियम ड्यूरेशन वाली कितने दिन की होनी चाहिए, तो मीडियम ड्यूरेशन वाली 120 से 150 दिन तक। ठीक है, 120 से 150 दिन की। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैराइटीज़ हैं वो 150 दिन से ज़्यादा दिनों वाली होनी चाहिए। 150 दिनों से लॉन्ग ड्यूरेशन वैराइटीज़ 150 दिनों से ज़्यादा दिन की होनी चाहिए। जोहा राइस इज़ द लार्जेस्ट कल्टीवेटर इन। जोहा राइस जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है, तो वो असम में कल्टीवेट किया जाता है। तो जोहा जो एक प्रकार का राइस है वो सबसे ज़्यादा असम में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, 108 नंबर क्वेश्चन। टेम्परेचर फॉर ब्लूमिंग। तो ब्लूमिंग के लिए या कह सकते हैं जो फ्लावर निकलता है या फ्लावर फूलों के खिलने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 26.5 से लेकर के 29.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ब्लूमिंग के लिए, फ्लावर के निकलने के लिए जो टेम्परेचर है वो 26.5 से लेकर के 29.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर फॉर राइपनिंग स्टेज। राइपनिंग स्टेज के लिए यानी जब उसमें जो ग्रेन होता है, ग्रेन जब राइप करता रहता है, जब पकने लगता है, तो उस समय क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो उस समय टेम्परेचर जो है आपका 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। बासमती राइस ग्रेन कंटेन ऑफ एरोमेटिक केमिकल। जो बासमती राइस ग्रेन होता है वो
एरोमेट कितने प्रतिशत जो है आपका या कह सकते हैं कितनी मात्रा में बासमती राइस का जो ग्रेन है, यानी जो उसका जो कह सकते हैं जो जो उसका दाना है, ठीक है, वो कितना जो है एरोमेटिक केमिकल को कंटेन करता है, उसमें जो सुगंधित जो रसायन होता है वो कितनी मात्रा में होता है। तो साथियों उसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो 0.09 ppm तक होता है। 0.09 ppm याद रखिएगा, 0.09 ppm, ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 111, राइस प्रोटीन इज़ रिच इन, जो राइस प्रोटीन होती है तो कौन सी राइस में कौन सी प्रोटीन रिच मात्रा में पाई जाती है, तो लाइसिन जो है वो आपकी 4% होती है, 4% पाई जाती है लाइसिन प्रोटीन राइस में। तो आगे चलें क्वेश्चन नंबर 112 पर, 112 नंबर क्वेश्चन पर, हाउ मच वाटर कंज्यूम टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस, तो 1 किलोग्राम राइस के कल्टीवेशन के लिए कितना पानी जो है कंज्यूम होता है, कितना पानी उपयोग किया जाता है, तो लगभग 5000 लीटर पानी उपयोग किया जाता है 1 किलोग्राम राइस के कल्टीवेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। आगे चलिए, ब्लास्ट एक डिजीज, ब्लास्ट जो है आपका, इसे आप रॉटन नेक कहा जाता है, ये पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा जो है फैलता है। इसका जो पैथोजन है वो है पायरिकुलेरिया ओराइजी, याद रखिएगा। ब्लास्ट का जो पैथोजन है वो है पायरिकुलेरिया ओराइजी, और ब्लास्ट को रॉटन नेक के नाम से जाना जाता है। आगे चलें, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे BLB कहते हैं आप शॉर्ट में, और या बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक, ये ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, और इसका जो है आपका वार ओराइजी कोला होता है, PV यानी पैथोजन वार, ठीक है। तो ये आपका ओराइजी कोला होता है। एक बार फिर से बता देते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी इसे आप BLB शॉर्ट में कहते हैं, या बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक्स, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, और PV यानी पैथोजन वैरायटी जो होती है इसकी ओराइजी कोला होती है। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोजन वैरायटी आपका ओराइजी कोला। अगला क्वेश्चन नंबर 115, 115 नंबर क्वेश्चन, जो ब्राउन लीफ स्पॉट का जो पैथोजन होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट का पैथोजन हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। आगे चलें, खैरा डिजीज़ जो होती है वो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होती है, जेडेन डिफिशियंसी होती है, जेडेन डिफिशियंसी नहीं पर जिंक की कमी के कारण खैरा डिजीज़ हो जाती है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। आगे चलें साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 117, बकाने या इसे फुट रॉट या फ्यूजेरियम ब्लाइट डिजीज़, ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई के द्वारा होती है। जिब्रेला फ्यूजिकुराई जैसे बकाने डिजीज़ या फुट रॉट या फ्यूजेरियम ब्लाइट, तो जो जो है ऑक्सीजन के बाद जो जिब्रेलियम होता है, क्या बोलते हैं, जिब्रेलियम ही तो कहते हैं, हाँ, तो वो आपका जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक जो है फंगस के द्वारा जो है निकाला गया था, और ये इसके द्वारा एक डिजीज़ होती है पैडी में, इसे बकाने डिजीज़ कहते हैं, फुट रॉट डिजीज़ कहते हैं, फ्यूजेरियम ब्लाइट कहते हैं। तो ये डिजीज़ होती है जिब्रेला फ्यूजिकुराई फंगस के द्वारा, इसका जो पैथोजन है वो जिब्रेला फ्यूजिकुराई है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 118, पनसुख क्या है? पनसुख एक प्रकार का ड्राई फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है। पनसुख क्या है? पनसुख एक प्रकार का ड्राई फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 119 पर, शीथ ब्लाइट का जो पैथोजन होता है वो है राइजोक्टोनिया सोलेनी। राइजोक्टोनिया सोलेनी ये आपको प्रकार फंगस है, शीथ ब्लाइट का पैथोजन है। शीथ ब्लाइट का पैथोजन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राइजोक्टोनिया सोलेनी। आगे चलें 120 नंबर क्वेश्चन को, ट्रोंगो डिजीज़ क्या है? ट्रोंगो डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है, और राइस ट्रोंगो वायरस के द्वारा ये फैलती है। GLH इसे कहा जाता है, ठीक है। GLH क्या है भाई? आप इसको जो GLH है इसका पूरा नाम क्या है, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। GLH क्या होता है? GLH का पूरा नाम क्या है, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। राइस ट्रोंगो वायरस जो है, राइस ट्रोंगो वायरस के द्वारा ट्रोंगो डिजीज़ जो है स्प्रेड होती है, फैलती है, और इसका वेक्टर है शायद GLH। तो क्या होता है GLH, इसे आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 121 पर, 121 नंबर क्वेश्चन पर, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI, ठीक है। नेशनल राइस, कुछ रिसर्च सेंटर के नाम यहाँ पर हमने डिस्कस किया है जो कि राइस से ही रिलेटेड हैं। तो NRRI, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, NRRI, जिसे जो है ये कटक में लोकेटेड है। 1946 में ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो है न्यू नेम और पुराना नाम जो है इसका CRRI था, ठीक है। CRRI ये पुराना नाम था, अब इसका नया नाम बनाया गया है NRRI। तो CRRI का पूरा नाम आप जानते ही थे, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। और इसका जो नया नाम अभी जो बनाया गया है वो है NRRI, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइस का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 122 पर, 122 नंबर क्वेश्चन पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRI हैदराबाद में है, याद रखिएगा, हैदराबाद में लोकेटेड है IIRR।
IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो राइस से ही रिलेटेड हैं। तो 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन यानी 123 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 या 123 इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट IRRI, ये तो सबको पता ही है। IRRI या IRRI, तो ये फिलीपींस में है, फिलीपींस के मनीला में है। 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। आगे चलें, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर एन्फो पोट्रिकस। याद रखिएगा, गोल्डन राइस से रिलेटेड डॉक्टर कौन हैं, तो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इन्फो पोट्रिकस। डॉक्टर इन्फो पोट्रिकस गोल्डन राइस से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं। और हाइब्रिड राइस से जो रिलेटेड साइंटिस्ट हैं वो है युआन लोंगपिंग। युआन लोंगपिंग फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं युआन लोंगपिंग। युआन लोंगपिंग जो आपका चाइना के एग्रोनॉमिस्ट हैं। और आगे चलें क्वेश्चन नंबर 126 पर, 126 नंबर क्वेश्चन से सुपर राइस से जो रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो डॉक्टर GH खस हैं। डॉक्टर GH खस को माना जाता है सुपर राइस से रिलेटेड साइंटिस्ट। ठीक है, तो साथियों ये थे राइस के कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 126 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो लेक्चर शायद कुछ लंबा हो गया होगा, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। और जल्द ही एक नई क्रॉप के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहिए, अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि कुछ और नए लोग जुड़ें और हमें कुछ मोटिवेशन प्राप्त हो। तो बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहिए। जय हिंद, जय